मेंस में यूपीपीसीएस में पेपर 1 हिंदी का होता है 150 मार्क्स का। उसके लिए आप लोग कोई भी पब्लिकेशन की एक हिंदी की यूपीपीसीएस के जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के या 20 ईयर्स के पेपर हो उसको रीड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई पोर्शन वीक है, सब जैसे मेरा लोकोक्ति और मुहावरे वाला पार्ट थोड़ा वीक था, तो मैंने कोई एडिशनल बुक भी देखी थी, कोई ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की, आप कोई भी बुक उसमें से देख सकते हैं। सबसे यूपीपीसीएस में आपको हिंदी में स्कोर करना मस्ट है, क्योंकि वो वाला पार्ट आपको बहुत एज देता है मेंस के मार्क्स में। तो अपना अगर आपका पार्ट वीक भी है और अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरी मेहनत करिए कि हिंदी में आपका स्कोर 100 के अराउंड जरूर रहे। 100+ है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो पेपर 2 होता है वो ऐसे का होता है, जिसमें हमें 3 जो है ऐसे लिखने होते हैं, 700 वर्ड्स में हमें उसको लिखना होता है। आप यूपीपीसीएस का जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें टॉपिक्स भी मेंशन है। तो जो लगता है आपको, जो स्पेयर आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आप मेहनत करिए। जैसे ऐसे के 3 सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे कि सबसे पहले लिटरेचर वाला एक पार्ट होता है, उसके अलावा सोशल स्पेयर होता है, देन पॉलिटिकल होता है। तो अगर इन तीनों में आपको लगता है कि इसमें से मेरे सोशल स्पेयर स्ट्रॉन्ग है तो आप उसी एरिया से रिलेटेड जो है टॉपिक्स तैयार करिए। ऐसे में जो सबसे मेन पार्ट ये होता है कि कंटेंट आपको अच्छा लिखना होता है। कंटेंट तो आप लिख ही लेंगे, आपने इतनी प्रिपरेशन की है तो आपके पास कुछ ना कुछ लिखने को होगा, लेकिन अच्छा कंटेंट कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए मैंने विजन आईएएस की स्मृति शाह मैम है, उनके मैंने लेक्चर्स देखे थे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप भी देखेंगे। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि हम अपने ऐसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कन्वर्सेशन वाली जो लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एनेक्डोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई कोटेशन डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रियल लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी उसमें फ्रेम करके स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप उसको अपने ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लिखने के भी बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। उसको आप मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप वो वाली वीडियोस जरूर देखिएगा, या फिर आपको कोई और भी आपको ऐसे को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, उसमें आप अच्छा स्कोर करिए। उसमें आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आपका हिंदी और ऐसे में अच्छा स्कोर होगा, तो आप खुद अपना एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आप देखेंगे कि और सब अगर हम इन 2 एरियाज में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हार्डली मतलब 1 या 2 दिन देंगे और आपका स्कोर बहुत इसमें इम्प्रूव करेगा। तो हिंदी और ऐसे के लिए अच्छे से मेहनत करिए। देन पेपर जो है जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, कुछ सोसाइटी का थोड़ा पार्ट होता है। तो उसके लिए आप जो अभी मैंने आपको पहले बुक बताई है वही ऑलमोस्ट आपको बुक पढ़नी होती है, प्लस उसमें आंसर राइटिंग आप लोग कीजिएगा। सोसाइटी वाला जो पार्ट है, वुमन रिलेटेड जो इश्यूज है, उसके लिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर विजन आईएएस के कुछ वैल्यू एडिड नोट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, वहां से भी आप ले सकते हैं। मार्केट में अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी नोट्स होते हैं, जो आपको लगता है आपका वीक एरिया है उसके नोट्स लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। नोट मेकिंग जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को करना ही है, लेकिन उससे वो हमेशा बेनिफिट करता है। जैसे आपको कोई सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं तो अपने नोट्स बना के रखिए, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने होंगे तो आप उसमें से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम आपका सेव होता है, कॉन्फिडेंस उससे आता है। उसके अलावा जीएस पेपर 2 जो होता है उसमें पॉलिटी गवर्नेंस का पार्ट आता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो आपको रीड करनी ही है। उसके अलावा अगर आप चाहे तो आंसर जो है जो मैंने किया था पॉलिटी के लिए, पॉलिटी और गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए, आईएएस बाबा जो है टीएलबी प्रोग्राम होता है, उसमें आंसर्स होते हैं कुछ, वो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस डालते हैं, आप अपने आंसर लिख के डालते हैं, और अदर स्टूडेंट्स ने जो अदर एस्पिरेंट्स ने जो आंसर्स डाले थे वो भी अवेलेबल होते हैं। तो वो वहाँ आप जाके अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ आंसर्स वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। तो आपका जो है पॉलिटी वाला पार्ट और गवर्नेंस का पार्ट भी उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जीएस पेपर 3 जो होता है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है एरियाज आपको कवर करने होते हैं, सबसे टफ पार्ट भी होता है, उसमें करंट अफेयर भी सबसे ज़्यादा आपको ऐड ऑन करना होता है। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी होता है, उसमें इकोनॉमिक्स होता है, उसमें साइंस एंड टेक होता है, उसमें आपका सिक्योरिटी वाला पार्ट भी होता है। तो उसमें आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस वाले इसमें क्या हम रीड करें। मेनली क्वेश्चंस जो होते हैं करंट अफेयर से ही होते हैं, तो आप अगर विजन आईएएस की जो बुकलेट्स हैं उनको रीड करेंगे तो उससे हो जाएगा। उसके अलावा और भी मार्केट में 1-2 बुक्स अवेलेबल है, उनसे आप अपने, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है नक्सलिज्म पे आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, टेररिज्म पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी एक बुक जो आपको मार्केट में लगती है अवेलेबल है उसको ले लीजिए, उससे अपना पढ़ लीजिए। बाकी आप करंट अफेयर जब आप रीड करेंगे तो आपको वो वाला पार्ट हो जाएगा। तो जीएस पेपर 3 के लिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के सभी टॉपिक्स को एकदम आप अपना ब्रशअप कर लो, अच्छे से उसको रीड आउट कर लो और उसको नोट्स बनाइए। जीएस पेपर 3 में अच्छा करने के लिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है।
तो आप उसमें मेहनत करिएगा। जीएस पेपर 4 इथिक्स का होता है, उसमें आप लोगों को एक बुक कोई भी रीड करनी है, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम रीड की थी। उसके अलावा उस बुक को रीड करने के बाद जो आपने टर्म्स पढ़ी है उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके उसको लिखिए, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो लगता है कि ऑलमोस्ट सेम है सारी चीज़ें, लेकिन उसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो वो आपको तब पता लगेगा जब आप खुद से उस डेफिनेशन को एक बार लिख के देखेंगे। उसके अलावा आईएएस बाबा पे बहुत ही अच्छे इथिक्स के आंसर्स मिलेंगे आपको, तो आप आईएएस बाबा पे जाके उसको रीड करिएगा। विजन आईएएस के भी मॉडल आंसर्स आप उसके लिए लीजिएगा, इससे आपकी इथिक्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केस स्टडी ज़रूर आप इसको, केस स्टडी जितनी हो सके, केस स्टडी की मैंने सिनर्जी की जो है नोट्स पढ़े थे, उसमें बहुत सारे केस स्टडीज थी, मैंने उनको काफ़ी बार देखा। मैंने देखा कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, कौन किस स्टेक होल्डर्स, मतलब अगर आप कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे किस किस पे कौन कौन लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो स्टेक होल्डर्स जब आपके माइंड में क्लियर होंगे कि इससे किस पे इफेक्ट हो रहा है या कौन लोग इससे प्रभावित होंगे, तो आप उस आंसर्स को और अच्छे से ग्रेसफुली आप उसको लिख पाएंगे। तो जो हमारा इथिक्स में केस स्टडी वाला पार्ट होता है, सबसे पहले हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, और उसके लिए आप जितनी केस स्टडी रीड करेंगे आपकी ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके जब ये हो गया हमारा पूरा जीएस पेपर 4, जो 4 पेपर्स है जीएस के, और हिंदी और ऐसे वाला पार्ट। उसके अलावा हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल को लेके जब कोई स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो वो सोचता है कि मैं अपना कौन सा ऑप्शनल रखूं। मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे वो इकोनॉमिक्स और मेरा पॉलिटी था, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पॉलिटी ले लेती हूँ एज अ ऑप्शनल। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड से या किसी से बात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, उसका कुछ पार्ट जो है जीएस पेपर 2 में भी है, आपको उसमें भी बेनिफिट होगा। तो मैंने अपना जो ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। जब यूपी पीसीएस में पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो मेरा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, दूसरा सोशल वर्क था। ये 2018 में, जिसमें मैं एसडीएम की पोस्ट में सिलेक्ट हुई हूँ, मेरा जो ऑप्शनल था वो सोशल वर्क था। उसके लिए सोशल वर्क जो है अभी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरा जो मैंने अपनी जितना भी ऑप्शनल प्रिपरेशन की है, वैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया था, लेकिन जब मैंने 2016 में, जिसमें मैं नायब तहसीलदार के तौर पे सिलेक्ट हुई थी, वहाँ पर मेरे जो 2 ऑप्शनल थे, सोशल वर्क और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मेरे दोनों का मैंने स्कोर देखा, तो मेरा दोनों का स्कोर ऑलमोस्ट सेम था। इनफैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा 267 था आउट ऑफ 400, और सोशल वर्क में 268 था। तो मैं बिल्कुल, आप उसमें फिर कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो फिर मेरा पास ऑप्शन ये था कि मैं किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को जल्दी तैयार कर सकती हूँ। तो जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद मेंस आपका जब है, उसमें आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कितना टाइम है, उस बेसिस पे मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जल्दी से तैयार करूँ। क्योंकि आपके जो जीएस पेपर्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट आपको एक एवरेज स्कोर या एक ऐसा स्कोर तो मिल ही जाएगा जो बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। आप एज कहाँ पे ले सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने सोचा था मैं एज लूंगी, मैं हिंदी में मेहनत करूंगी, मैं ऐसे में मेहनत करूंगी और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेहनत करूंगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने सोचा कि अब मैं सोशल वर्क ही लूंगी, क्योंकि उसको मैं कम टाइम में प्रिपेयर कर सकती थी। और जब वो कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं ऐसे में टाइम डिवोट कर पाऊंगी, फिर मैं हिंदी में टाइम डिवोट कर पाऊंगी, और फिर बाकी जो मेरा जीएस का पार्ट है उसको मैं कर पाऊँ। तो 1 मंथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस बेसिस पे आप उसको कर पाएंगे। सोशल वर्क की एक और बात है कि आप उसमें करंट अफेयर का पार्ट बहुत होता है, और हम एज अ एस्पिरेंट करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। और प्लस मेरे को न्यूज़पेपर रीडिंग की भी काफ़ी हैबिट थी। तो मैंने देखा कुछ मेरे को टॉपिक्स ऐसा लगता था कि मुझे ये सोशल वर्क में बेनिफिट करेगा, या सोसाइटी का जो टॉपिक्स है उसमें बेनिफिट करेगा, तो हम उसको और भी अच्छे से पढ़ते हैं और डीपली उसको एनालिसिस करते हैं। तो ये सोशल वर्क में मुझे जो लग रहा था कि टाइम जो है कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा, इजी लैंग्वेज उसकी होती है, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर से हम रिलेट करके लिख सकते हैं। तो ये पेपर बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हैं, और उसमें स्कोर भी मेरा 16 का एक्सपीरियंस था, स्कोर भी मेरा अच्छा आया था। तो इसी बेसिस पे मैंने एनालिसिस करने के बाद अपना सोशल वर्क एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था।
प्रीलिम्स और मेंस जब आपकी स्टेजेस क्लियर हो जाती है तो फाइनल स्टेज आती है इंटरव्यू, जो सबसे जिसमें हमें अपना मैक्सिमम डिवोट करना होता है। जब मुझे भी 2015 में इंटरव्यू कॉल आया था तो मैंने भी सोचा था अभी मैं सारी प्रिपेयर कर लूँ, अब मैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब अभी पढ़ लूँ, सामने वाले को लगे कि बस मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि वो ऐसी स्टेज होती है आपको लगता है कि अब ऑलमोस्ट आप एक सिविल सर्वेंट वाली मतलब आप बन जाएंगे, बस आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना है। तो मुझे पता है उस टाइम सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन आपको इंटरव्यू के टाइम ही अपने आप को सबसे ज़्यादा काम रखना है, क्योंकि उसी टाइम आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। आपको बिल्कुल उसमें नर्वस नहीं हो, आपको बस इंटरव्यू में 2 बातें आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, फंबल मत करिए, और जो भी आपने पढ़ा है उस और जो आपकी पर्सनालिटी में है, जो आपकी ट्रेट्स है, वो आप सामने जिसको आप बताना चाहते हैं उन तक वो आपके ट्रेट्स पहुंच जाए। सपोज आप ऑनेस्ट है तो आपकी ऑनेस्टी दिखे, तो बिल्कुल आप नेचुरल तरीके से विदाउट नर्वस हुए अपना इंटरव्यू दीजिए। उस इंटरव्यू में बस ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स की थोड़ी नॉलेज हो। सो इंटरव्यू के लिए अपने करंट अफेयर को टॉपिक्स को एकदम ब्रशअप करिएगा। सपोज जैसे हृदय स्कीम हमारी चल रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हृदय स्कीम में क्या है। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको बुक बता दूं कि नितिन सिंघानिया के नोट्स मैंने पढ़े थे जो काफ़ी अच्छे हैं, और उसके अलावा जो एनसीईआरटी है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वो उसमें पूरा आपको पिक्चराइजेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक लगता है कि हाँ इसकी मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होनी चाहिए, तो आप जाइए अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, आप अपने नोट्स पढ़िए, वो जो टॉपिक करंट अफेयर में चल रहे हैं उसको अच्छे से आप रीड करिए। अपने सारी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिवाइज नहीं करनी है, जो करंट अफेयर में चल रहा है उसकी आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाए, या उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो एटलीस्ट आप बता सके। और आप प्लीज़ नेचुरल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और आपको आपकी जो पर्सनालिटी है वो सामने आपके जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपने आप जान जाते हैं कि आप में सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज़ है कि नहीं, आपको वो एक्सप्लेन नहीं करनी होती। बिल्कुल नर्वस नहीं हुई है, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, आपकी पर्सनैलिटी आपको स्कोर दिलाए। अब पूरा एग्जाम पैटर्न डिस्कस हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, हम कैसे इस पूरी जर्नी में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। उसके लिए जब आपने सारी पढ़ाई कर ली है, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जो आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको रिवाइज करना है। आप जो भी कंटेंट रीड कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अब आप सोचेंगे कि फिर से पूरी बुक कैसे कंप्लीट रिवाइज करें, तो उसके लिए जब हम बुक रीड करते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं। जब आप अंडरलाइन करेंगे तो सेकंड गो में जब आप पढ़े तो अंडरलाइन टॉपिक्स को पढ़िए। अंडरलाइन टॉपिक्स को अगर आपने अंडरलाइन वाला पार्ट पढ़ा और तब भी समझ में नहीं आ रहा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। वो तो जब आप तैयारी करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम रिवाइज कैसे करते हैं। और उसके अलावा हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसको हम रिवाइज करेंगे। फिर हमें कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, जैसे मेरा हिस्ट्री वीक था तो मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी बार बार रीड नहीं कर पाती थी, मुझे लगता था मैं इतना टाइम भी डिवोट कर रही हूँ और मुझे फिर भी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उसके लिए मैंने अपने अलग नोट्स बनाए थे। मैं उन नोट्स को जैसे ही पढ़ती थी मुझे लगता था मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस आता था। फिर मैं कोई भी मॉक टेस्ट बनाती थी या मैं अपना आंसर राइटिंग करती थी, मैं उन्हीं नोट्स को पढ़ती थी और उसी नोट्स के बेसिस पे हम काफ़ी अच्छे से हम अपने आंसर्स लिख पाते हैं। तो आपको जो वीक एरिया है उसके लिए नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए। और इसके अलावा बिल्कुल मॉक टेस्ट मस्ट है। प्रीलिम्स के लिए कम से कम आपको 35 to 41 मंथ्स पहले से आप मॉक टेस्ट बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप 50 भी कीजिए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का बेनिफिट ये होता है जब आप अपना तैयारी करते हैं, आपने अपना टेस्ट दिया, उससे एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप एग्जाम लाइक कंडीशन में होंगे। आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है तो आप ऐसे ही उसको 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती। और फिर आपका सिलेबस साथ साथ रिवाइज होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी नॉलेज जो है गैदर होती है। उसमें आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो देखेंगे कि ये तो आपने रीड ही नहीं किए। अब उसमें टेस्ट सीरीज में क्या होता है, पूरे मॉक में वो टॉपिक भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका प्रैक्टिस होगा, एग्जाम जैसी सिचुएशन आप फेस कर पाएंगे, आप प्रेशर जो है उसको डील करना सीख जाएंगे, आपका सिलेबस रिवाइज होगा, आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मॉक टेस्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स है, उसको प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा। और मेंस में आंसर राइटिंग बार बार करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, इवन आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी जब आप लिखेंगे बार बार आप। क्योंकि मेंस में हमें कंटेंट, स्पीड और आपकी प्रेजेंटेशन, इन तीनों पे काम करना होता है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखेंगे तो आपका कंटेंट जो है वो भी आप
आपका जो टाइम है मैनेजमेंट, उसमें कंटेंट सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और हमें मेंस में पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। 2016 का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे ध्यान है कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। तो मुझे 18 में ये था कि एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं छोड़ना है, सारे A to Z सारे क्वेश्चन आप कीजिए, अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखिए, स्पीड उसमें पूरा बना के रखिए, और बिल्कुल प्रेशर आपको लेना नहीं है। आपको जितना आता है उसको बेस्ट तरीके से अपना उसको रिप्रेजेंट करिए। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी, अच्छे दोस्त बनाइए। नेगेटिव जो अगर आपको कोई बोलता है या नेगेटिव जो लोग होते हैं उनसे आप बिल्कुल भी आप उससे अपनी पर्सनालिटी पे उस पर इफेक्ट मत आने दीजिए। जैसे मेरा जो 3 बार 4 बार क्लियर नहीं हुआ, मैंने किसी से पूछा कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि जब आपका पहले ही क्लियर नहीं हुआ तो अभी भी क्लियर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसा नहीं, इससे मैं बड़ी परेशान हो गई। मैं सोचने लगी कि अरे ये सब कैसे बोल सकते हैं, हम इतने मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव फीडबैक भी देंगे कुछ लोग। तो इस तरह के लोगों से प्लीज़ दूर रहिए। जो लोग आपको अच्छी बातें बताते हैं, जो लोग मोटिवेट करते हैं, उनसे अपने आप को सराउंड कीजिए। बहुत सारे दोस्त बनाइए। जैसे अभी मेरे तो वैसे ही बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे बात करने का इतना शौक है। तो अभी मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। जहाँ से भी मुझे एक भी चीज़ सीखने को मिल जाए, मैं अपना फ्रेंड सर्कल खूब मैं बड़ा रखती थी कि मेरे को कोई कुछ बता दे तो वो मुझे बेनिफिट दे। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यही बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सभी के माइंड में बहुत सारी बातें होती है कि हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमारा जो है कोई फैमिली बैकअप नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमें पुश करे सिविल सर्विस के लिए। मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई की है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, मैंने जॉब के साथ तैयारी की है। ये बहुत सारे, ये मैं बताऊंगी आपको कि ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ाई की है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी एजुकेशन, मैंने टीचिंग की जॉब 2011 से मैं कर रही हूँ, जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन की है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सिविल सर्विस का। और एक बीइंग अ गर्ल, जो मुझे लगता है कि और आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें हमने डील की है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस पूरे फेज़ में मेरी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आए हैं वो मैंने फील किए हैं, मैंने खुद इंजॉय किया इस फेज़ को। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा ही चलते रहते हैं। अगर कुछ होगा तो भी आदमी परेशान है, नहीं होगा तो भी, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, जो भी होगा हम उसको डील करेंगे। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। गांधी जी ये बोलते थे कि जो शरीर की जो क्षमता होती है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती है, मानसिक रूप से आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है। आज मैं आप लोगों को अपने व्यूज बता पा रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, उसका एक ही कारण है कि मैंने हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखा है। चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली का हो, उसमें मेरे दोस्तों का हो। कुछ दोस्त मेरे अभी जब मैं नायब तहसीलदार बनी तब बने हैं कुछ दोस्त, जो मुझे इंटरव्यू के लिए एक चीज़ बताते थे। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप किसके साथ रुके हैं, कौन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है आपको फर्दर। अभी जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरी फ्रेंड है दीक्षा, मैं उसके वहाँ पे रुकी। मतलब वो मुझे एक बड़ी बहन की तरह उसने पूरा पैम्पर किया, मुझे मेरे खाने का ध्यान, मेरी पढ़ाई का ध्यान, और मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे तो एक आपको जो भी चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस दे अपने आप को। जब आपका एग्जाम का एनवायरनमेंट है, प्लीज़ नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखिए, अच्छे लोगों से खुद को सराउंड करिए। अपने आप को जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, मोटिवेट हुई है उस चीज़ से, खुश रहिए। कभी भी परेशान होने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप परेशान होंगे तो उससे आपको डिप्रेशन आएगा, फिर आप सोचेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर जब आप उससे बाहर आएंगे फिर आप सोचेंगे मैंने टाइम वेस्ट किया। तो टाइम की वैल्यू है, आपके कॉन्फिडेंस की वैल्यू है। खुश रहिए। जब आपका रिजल्ट नहीं आया तो हम दुखी होते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। फिर उस टाइम जो आपके मन में है उसको बाहर लाइए। आप परेशान हैं तो आप अपने आप को हम रो के अपने भाव व्यक्त करते हैं, या हम अपने आप को जो भी आपको लगता है 2-3 दिन आपको नॉर्मल होने में लगता है, लेकिन उसके बाद आपको फिर से रिवाइव करना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि अब मैं क्या करूं कि जो मेरे साथ हुआ उसको मैं गलत प्रूफ करूं। मैं पहले हार गया लेकिन अब मैं कैसे जीतूं, क्योंकि सफलता तो मिलनी है लेकिन वो कैसे मिलनी है, प्रयास से मिलनी है। तो कभी भी आप प्रयास करना बंद मत करिए। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं प्रयास करना जब बंद करूंगी जब या तो मेरी अटेम्प्ट देने की एज खत्म हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही एकदम खत्म हो जाएंगे। मैंने ये सोचा हुआ था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो अपना मैक्सिमम एंड तक देना है।
तो आप लोग एकदम इस फेज को एंजॉय करिए, अपना मैक्सिमम ट्राई करिए। बाकी तो जो है आपका हार्ड वर्क है, आपका गॉड ग्रेस से आपको जो मिलेगा। तो मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आप लोगों को कभी भी मेरी किसी हेल्प की जरूरत होगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।